दोस्तों स्वागत है आप सभी का K2 एकेडमी लेकर आ गए हैं फिर से साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और ये जो है ANM और GNM के लिए है जो कि 2024 में एग्ज़ाम आने वाला है। बहुत ही जल्द एग्ज़ाम है, उसमें क्वेश्चन आएगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है। हम पिछले क्लास में भी बतलाए थे आवर्धन के बारे में, और आवर्धन के बारे में एक क्वेश्चन फिक्स आने वाला है। तो आप लोग आवर्धन को करके जाइएगा एकदम क्लियर। यहाँ पे भी हम आप लोगों को बतलाते हैं। एक बार देखिए, अवतल दर्पण में आभासी और सीधा प्रतिबिंब। तो यहाँ पे देखिए, जब सीधा प्रतिबिंब बोलता है, सीधा प्रतिबिंब होता है तो उसको में आवर्धन होता है पॉजिटिव। अगर उल्टा प्रतिबिंब होता है तो उसको में होता है निगेटिव। ये दो कॉन्सेप्ट है और दो कॉन्सेप्ट और है। अगर छोटा प्रतिबिंब होता है, अगर प्रतिबिंब छोटा होता है तो आवर्धन 1 से कम, आवर्धन 1 से कम हो जाएगा। और बड़ा प्रतिबिंब होता है तो आवर्धन 1 से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे देखिए सीधा बोला है, इसलिए इसका हो जाएगा धनात्मक, यानी पॉजिटिव। पॉजिटिव हो जाएगा धनात्मक। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब दूरी ली जाती है। कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या होता है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे यह है कार्तीय चिन्ह परिपाटी। यहाँ पे ऊपर की ओर, यहाँ से किसी भी दूरी को यहाँ ध्रुव से लिया जाता है। ऊपर की ओर सभी होते हैं पॉजिटिव और दाहिना तरफ भी पॉजिटिव होता है। और यहाँ से जो नीचे की ओर होता है वो निगेटिव और बाईं तरफ भी निगेटिव। तो वस्तु हमेशा बाईं ओर होता है। आप लोग को बतलाए थे वस्तु हमेशा बाईं ओर रखा जाता है, और बाईं ओर जितना भी रखा जाता है वस्तुएं वो सभी निगेटिव होती है। बाईं ओर रखी गई वस्तुएं निगेटिव, ऊपर की ओर इधर है या इधर भी है, ऊपर की ओर है तो पॉजिटिव, और इससे नीचे की ओर है इधर तो निगेटिव हो जाएगा। तो देखिए क्या है यहाँ पे, अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब दूरी U जो कि हमेशा निगेटिव ही होता है, हमेशा निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। बिंब दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है, और प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक और धनात्मक हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि लोहे की नई वस्तु चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय तक वायु में छोड़ देने पर उस पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लालिमा युक्त मतलब कि जंग लग जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं बताइए। यहाँ पे जंग लगना, संक्षारण, ऑक्सीकरण या इनमें से कोई नहीं, क्या कहते हैं बतलाइए। देखिए इसको तो आम भाषा में हम लोग बोलते हैं जंग लगना, जंग लग गया है। लेकिन यहाँ पे इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण कहते हैं। इंग्लिश में इसको ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीजन का योग हो जाता है, ऑक्सीजन से ही रिएक्शन करके यह लालिमा युक्त हो जाता है, जंग लग जाता है। इस प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों का? तो एक बार बतला दीजिए। यहाँ तक सभी का क्लियर है तो आप लोग एक बार बतला दीजिए। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस और एक होता है जिप्सम, एक होता है जिप्सम और एक होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। हम आप लोगों को सब क्वेश्चन बतलाएंगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। बस आप लोग जितना भी हम क्लास कराए हैं सभी क्लास को आप लोगों को कंटिन्यू करना है, और आगे भी क्लास अभी हम कराएंगे। तो देखिए यहाँ पे CaSO4 × 2H2, CaSO4 × 4H2, CaSO4 × ½ H2O या फिर CaSO4 × 5H2O। तो यहाँ पे जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र हो जाएगा वो CaSO4 × ½ H2O, CaSO4 × ½ H2O हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और जो जिप्सम का होता है, जिप्सम का जो होता है वो CaSO4 × 2H2O होता है जिप्सम का, CaSO4 × 2H2O होता है जिप्सम का। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 × ½ H2O होता है। इसको दोनों को आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है कि एक बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको विद्युत धारा का मान ज्ञात करना है, और पिछला क्लास में हम इसका फॉर्मूला बतलाए थे। पिछला क्लास में हम फार्मूला बतलाए थे कि विद्युत धारा का मान I = Q/T।
फार्मूला हम बतलाए थे कि नहीं, आप लोग बतलाइए जल्दी से। I बराबर Q/T हम फार्मूला बतलाए थे। I जो होता है वो विद्युत धारा, Q आवेश होता है और T जो है समय होता है। तो देखिए हम यहाँ पे मान रखते हैं I बराबर Q की जगह पे 120 कूलाम, 120 कूलाम और T की जगह पे 1 मिनट, यानी कि सेकेंड में रखना है 60 सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए एक 2 बार में 1 कट जाएगा, 60 दूनी 120। I बराबर हो जाएगा 2 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी पे सभी लोग देखिए है कि नहीं 2 एम्पियर, 2 एम्पियर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न पे चलते हैं। यदि 4 समान प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका तुल्य प्रतिरोध 20 ओम होता है, तो प्रत्येक प्रतिरोध होगा, मतलब यहाँ पे प्रत्येक प्रतिरोध क्या होगा। अगर जो यहाँ पे 4 प्रतिरोध है और चारों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो प्रतिरोध यहाँ पे R है, यहाँ पे R1 R2 प्लस R3 प्लस R4 सभी को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, बराबर 20 आता है। तो तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए जितना भी यहाँ पे प्रतिरोध है, 4 प्रतिरोध है, तो हम 20 में 4 से भागा दे देंगे, इसका आ जाएगा यहाँ पे 4×5 = 20, 5 ओम। ऑप्शन नंबर ए 5 ओम आ जाएगा। यहाँ पे देखिए औसत दिया हुआ है, मतलब कि सभी प्रतिरोधों के मान, जैसे यहाँ पे 4 प्रतिरोध है, देखिए यहाँ पे एक R है, R1 प्लस R2 प्लस R3 सभी को जोड़ दीजिए, यहाँ पे सबको R मानिए क्योंकि सभी बराबर प्रतिरोध है, इसलिए 4R बराबर यहाँ पे 20 हो जाएगा। R बराबर 20/4 बराबर यहाँ पे 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लेड तथा मरकरी उष्मा के क्या होते हैं, यहाँ पे बतलाइए। लेड तथा मरकरी उष्मा के क्या होते हैं बतलाइए। अच्छे चालक हैं या फिर अचालक है या फिर अल्पतम चालक है या इनमें से कोई नहीं, बतलाइए। यहाँ पे लेड तथा मरकरी क्या होते हैं, सभी लोग यहाँ पे बतलाइए कि क्या होते हैं लेड तथा मरकरी उष्मा के क्या होते हैं। और एक और है सिल्वर तथा कॉपर, NCERT में दिया हुआ है सिल्वर तथा कॉपर। एक होता है सिल्वर तथा कॉपर क्या है, और एक लेड और मरकरी। तो यहाँ पे देखिए हम दोनों को बतलाते हैं। सबसे पहले हम बतलाते हैं कि सिल्वर और कॉपर, सिल्वर और कॉपर जो है उष्मा के सबसे अच्छा चालक है, उष्मा के सबसे अच्छा चालक है। और जो लेड तथा मरकरी है, वो लेड तथा मरकरी जो है वो उष्मा के कुचालक है, यानी कि अचालक है। ऑप्शन नंबर बी अचालक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए कि भ्रूण का विकास होता है गर्भाशय में, फैलोपियन नली में, नारी के योनि में या फिर ग्रीवा में। भ्रूण का विकास कहाँ होता है बतलाइए। चलिए यहाँ पे इसका बतलाइए। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गर्भाशय में। ऑप्शन नंबर ए गर्भाशय में। लेकिन यहाँ पे पूछता है कि निषेचन कहाँ होता है। निषेचन जो होता है वो फैलोपियन नालिका में होता है, फैलोपियन नालिका में होता है निषेचन, लेकिन विकास जो होता है वो गर्भाशय में जाता है, गर्भाशय में होता है विकास। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है, धातु में यह गुण धर्म क्या कहलाती है। देखिए और एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, बतलाइए क्या कहते हैं। अधात्वर्ध्यता, तन्यता, कठोरता या फिर इनमें से कोई नहीं। जब 1 ग्राम सोना को 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है खींच कर इसको, तो इसको तन्यता बोलते हैं, तन्यता इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी तन्यता। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है, देखिए ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में, पार्श्व क्रम में, ए और बी दोनों में या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए एक क्वेश्चन पिछले क्लास में भी बतलाए थे, और ये जो पिछला साल क्वेश्चन आया था एक इस तरह से क्वेश्चन आया था कि समांतर क्रम में, ये देखिए समांतर क्रम होता है इस तरह से, समांतर क्रम में क्या समान रहता है, ए मीटर या वोल्ट मीटर। ऐसा क्वेश्चन आया था कि समांतर क्रम में क्या समान रहता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ते हैं। तो ए मीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और वोल्ट मीटर को पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि समांतर क्रम में क्या समान रहता है, तो उसका जो राइट आंसर था वो वोल्ट मीटर, वोल्टेज समान रहता है, वोल्टेज समान रहता है।
इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 2023 के अंदर। जनित्र, गैल्वेनोमीटर, एमीटर या HTZT। तो इसको देखिए जो बोलते हैं विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को जनित्र बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जनरेटर। जनरेटर इसको इंग्लिश में बोलते हैं जनरेटर, एंड जनित्र इसको हिंदी में बोलते हैं। इसके बाद देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न है। अगला प्रश्न है देखिए, वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है। 1/10 सेकंड, 1/20 सेकंड, 1/16 सेकंड तक या फिर 1/5 सेकंड तक। कितने सेकंड तक हमारे यहाँ रेटिना पे दृष्टि पटल पे प्रतिबिंब रहता है, तो 1/16 सेकंड तक रहता है। 1/16 सेकंड तक बना रहता है प्रतिबिंब। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि आंत्र रस कहाँ से स्रावित होता है। बतलाइए यहाँ पे। अगर आप लोगों को इसका आंसर पहले से मालूम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बतला सकते हैं। आंत्र रस अमाशय से, छोटी आंत से, बड़ी आंत से या फिर मुख गुहा से कहाँ से स्रावित होती है। तो जो आंत्र रस है वो छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों के ग्रंथि से स्रावित होती है। तो यहाँ पे अगर एक ऑप्शन को चूज करना रहे तो यहाँ पे छोटी आंत हो जाएगा। छोटी आंत से स्रावित होती है। अगर जो यहाँ पे ए और यहाँ पे छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों रहता है तो दोनों को यहाँ पे चूज करेंगे दोनों, लेकिन एक को चूज करना है तो हम यहाँ पे छोटी आंत को ही चूज करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पे कि विद्युत बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैसें भरी जाती है। क्यों? क्योंकि रोशनी तेज करने के लिए, टंगस्टन के वाष्पन को रोकने के लिए, बल्ब की सुरक्षा के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है बतलाइए। यहाँ पे देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बल्ब के सुरक्षा के लिए। अगर बल्ब में नाइट्रोजन या फिर निष्क्रिय गैस अगर नहीं भरा जाए तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके इसका जो फिलामेंट होता है वो टूट जाएगा। फिलामेंट है वो टूट जाएगा तो बल्ब नहीं जलेगा। इसलिए बल्ब के सुरक्षा के लिए निष्क्रिय गैस भरी जाती है। बल्ब के सुरक्षा के लिए निष्क्रिय गैस, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए कि स्टोमेटा की किस कोशिका में क्लोरोफिल पाया जाता है। द्वार कोशिकाएं में, सहायक कोशिकाएं में, ए तथा बी दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं में। बतलाइए कि किस में यहाँ पे क्लोरोफिल होता है यहाँ पे। और आप लोग को यहाँ पे बतला देते हैं कि इसका जो PDF है आप लोगों को टेलीग्राम पर मिलेगा। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और व्हाट्सअप चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। बतलाइए इसका क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा रक्षक कोशिका। इसको द्वार कोशिका भी बोलते हैं। द्वार कोशिका या फिर रक्षक कोशिका, इंग्लिश में गार्ड सेल बोलते हैं। इसको इंग्लिश में गार्ड सेल बोलते हैं। रक्षक कोशिकाएं हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है देखिए कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है वास्तविक, आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा, या फिर आभासी और उल्टा। क्या होता है बतलाइए। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही है आप लोगों का, आभासी तथा सीधा होता है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आभासी तथा सीधा, आभासी तथा सीधा। इसके बाद और यहाँ पे देखिए समतल दर्पण में भी होता है और उत्तल दर्पण में भी इसी तरह के बनता है, आभासी तथा सीधा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के समय निष्कासित ऑक्सीजन आता है। जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो इसके में जो ऑक्सीजन निष्कासित करता है, उत्पाद के रूप में जब ऑक्सीजन निकालता है तो ऑक्सीजन कहाँ से आता है। CO2 से, ग्लूकोज से, सांस लेने से, या फिर पानी से। तो यहाँ पे बतलाइए कहाँ से आता है ऑक्सीजन, कहाँ से निकालता है। तो देखिए यहाँ पे जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है 6O2 प्लस यहाँ पे 6O2 प्लस 6H2O के फलस्वरूप यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप होता है रिएक्शन। प्रकाश संश्लेषण यहाँ पे है और क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है C6H12O6 ग्लूकोज प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन निकालता है 6O2। यह जो ऑक्सीजन है यहाँ पे जो ये ऑक्सीजन है कहाँ से आता है, तो यह जो है ऑक्सीजन वो जल से आता है, जल से यानी कि पानी से। ऑप्शन नंबर डी देखिए पानी से आता है।
पानी से। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, जिसका परिसर है 10⁻⁸ ओम मीटर से 10⁻⁶ ओम मीटर, 10⁻⁻2 ओम मीटर से 10⁻⁻3 ओम मीटर, 10⁸ ओम मीटर से 10⁻6 ओम मीटर, या फिर 10⁻4 ओम मीटर से 10⁻10 ओम मीटर। क्या होता है इसका परास यानी परिसर क्या होता है, और एक अधातु यानी अर्धचालक का क्या होता है, और चालक का क्या होता है। यहाँ पे देखिए जो धातु और मिश्र धातु है, धातु और मिश्र धातु का 10⁻⁸ ओम मीटर से 10⁻6 ओम मीटर तक इसका परिसर होता है। लेकिन अगर यहाँ पे कुचालक की बात करते हैं, जो कि यहाँ पे कुचालक की बात अगर यहाँ पे करें तो क्या हो जाएगा, अधातु होता है बेसिकली, वो होता है 10⁻12 से 10⁻17। ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है। देखिए धातु और मिश्र धातु की 10⁻⁻8 ओम मीटर से 10⁻�6 ओम मीटर, और अधातु की जो होती है वो 10⁻12 से 10⁻17 परिसर इसका होता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक नेत्र वाले व्यक्ति का दृष्टि क्षेत्र होगा 140 डिग्री, 180 डिग्री, 150 डिग्री, या फिर इनमें से कोई नहीं। जिसका एक नेत्र है वो कितने डिग्री तक देख सकता है, बतलाइए यहाँ पे। और आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली कंटिन्यू इस चैनल पर क्लास हो रहा है ANM GNM और BSc नर्सिंग का भी, और पहले से ऑलरेडी बहुत सारे क्लास हो चुका है, तो आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए एक नेत्र जो होता है वो 150 डिग्री तक देख सकता है, और दोनों नेत्र जो होते हैं वो 360 डिग्री तक देख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चुंबक के बाहर और चुंबक के भीतर, देखिए चुंबक के भीतर और बाहर हम दोनों बतलाते हैं। यहाँ पे देखिए एक मतलब नॉर्थ और एक होता है साउथ। अगर चुंबक के बाहर बोले तो उत्तर ध्रुव से निकलता है और दक्षिण ध्रुव की ओर विलीन हो जाता है। देखिए इधर उत्तर ध्रुव से निकल रहा है और दक्षिण ध्रुव की ओर जा रहा है। लेकिन ये होता है चुंबक के बाहर, ये होता है चुंबक के बाहर, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होता है चुंबक के बाहर। लेकिन चुंबक के अंदर जस्ट इसका विपरीत होता है कि दक्षिण ध्रुव से निकलता है और उत्तर ध्रुव में आकर विलीन हो जाता है, मिल जाता है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी पर देखिए आप लोग कि दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जस्ट उल्टा यहाँ पे होता है चुंबक के भीतर, और चुंबक के बाहर उत्तर ध्रुव से निकलता है और दक्षिण ध्रुव की ओर विलीन हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक किसी को भी डाउट है तो आप लोग बतलाइए, अगर किसी को डाउट है तो। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है। तो यही था आज के क्लास के टॉप 20 MCQ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय बचा है। और आप लोग कंटिन्यू क्लास कीजिए, और पहले की क्लास अगर आप लोग नहीं किए हैं तो उसको भी ज़रूर कर लीजिए। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, और ANM और GNM दोनों के लिए है। तो मिलते हैं अगली क्लास में।